हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में जो अभी हाल ही में आई है। नाम है 1931 देश या प्रेम। लेखक हैं सत्यव्यास। और मुझे नहीं लगता कि सत्यव्यास के बारे में ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत है। बस यूँ समझ लीजिए कि वे इंस्टा और फेसबुक पेज स्क्रॉल करने वाली पीढ़ी से अपनी किताबें पढ़वाने की काबिलियत रखते हैं। ये तो हुआ किताब और उसके लेखक के बारे में। अब बात करते हैं कि इस किताब में है क्या, क्यों इस किताब को पढ़ें। तो एक सेंटेंस जो किताब के शुरुआत में ही लिखी गई है, समझिए वही पूरी किताब का सार है। वह सेंटेंस कुछ इस प्रकार है: शिक्षा सवाल करना सिखाती है और सवाल का जवाब न मिले तो बवाल करना। बवाल शांति से भी किए जा सकते हैं और क्रांति से भी। यह किताब उन्हीं लोगों की कहानी कहती है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से सवाल किया और सवाल का जवाब न मिला तो बवाल किया। बवाल के लिए जो रास्ता चुना वह शांति का नहीं, क्रांति का था। इस किताब में 1931 की घटनाओं का जिक्र है। यही वह दौर है जब महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोरों पर था। इसी वर्ष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी की घटना से पूरे देश के युवा क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुख कर रहे थे, भगत सिंह के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे। देश का ऐसा ही एक हिस्सा था मिदनापुर, जहां के युवा गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह के विपरीत हथियार के दम पर अंग्रेजी सरकार से लोहा ले रहे थे। मिदनापुर बंगाल प्रांत का एक जिला हुआ करता था। उसी मिदनापुर में एक स्कूल है, नाम है मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल। इस स्कूल का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, खासकर क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर। शहीद खुद्दीराम बोस इसी स्कूल के छात्र थे। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इसी स्कूल के छात्र थे। ऐसे सूरवीरों का स्कूल 1931 में पीछे रह जाए, यह कैसे हो सकता था। यह स्कूल उस वक्त हिंदुस्तानी और ब्रिटिश अखबारों में छा गया जब मिदनापुर के कलेक्टर की हत्या इस स्कूल में कर दी गई। उस वक्त मिदनापुर का कलेक्टर हुआ करता था जेम्स पेड्डी। वह क्रांतिकारियों के खिलाफ क्रूरतापूर्ण कार्रवाइयों के लिए कुख्यात था। कहते हैं कि क्रांतिकारियों को पैरों से मारा करता था। वह अहिंसक सत्याग्रहियों तक को क्रूरतापूर्ण तरीकों से पीटा करता था। उसकी हत्या मिदनापुर कॉलेजिएट में उस वक्त कर दी जाती है जब वह स्कूल में हस्तकला मेले का निरीक्षण कर रहा होता है। उसकी हत्या दो क्रांतिकारी विमल दास गुप्त और ज्योति जीवन के द्वारा की जाती है। इस किताब के नायक वही विमल दास गुप्ता हैं। इस किताब की कहानी विमल दास गुप्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है। जेम्स पेड्डी की हत्या के लिए इससे पहले भी कई बार प्लानिंग की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। किसी न किसी तरीके से क्रांतिकारियों की योजना असफल हो जाती थी। क्रांतिकारियों की इन योजनाओं का बड़ा रोचक विवरण इस किताब में है। मैं उसे बताऊंगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि पाठकों का किताब पढ़ने का आनंद कम हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद क्रांतिकारी खुद को ख़त्म कर लिया करते थे। वे अपने साथ साइनाइड रखते थे। काम पूरा होते ही उसे खा लेते थे। साइनाइड एक जहरीला पदार्थ है जिसे खाकर वे अपना जीवन समाप्त कर लिया करते थे। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई कि विमल दास गुप्ता और ज्योति जीवन को साइनाइड खाकर मृत्यु को गले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह बचकर निकल गए। उसके बाद दासगुप्त ने ब्रिटिश पुलिस को चकमा भी बहुत दिए। विमल दासगुप्त ने कई और घटनाओं को अंजाम दिए। कई क्रांतिकारियों ने विमल दासगुप्त के नाम की पर्ची अपने जेब में रखकर किसी अंग्रेज अधिकारी को मारते और साइनाइड खाकर खुद को ख़त्म कर लेते। जब पुलिस को उनके जेब से विमल दासगुप्त की पर्ची मिलती तो पुलिस को लगता कि दासगुप्त मर गए, लेकिन विमल दासगुप्त फिर किसी न किसी रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते। क्रांतिकारियों के बीच उन्हें फिनिक्स कहा जाता था। फिनिक्स एक पक्षी है जो मरकर फिर से अपने राख से ही जीवित हो उठता है। इस किताब में विमल दास गुप्ता के अलग अलग रूपों में प्रकट होने का बड़ा मज़ेदार किस्सा प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो वो बात हुई जो अमूमन इतिहास की किताबों में मिल जाती है। फिर इस किताब को क्यों पढ़ें? मेरे हिसाब से इस किताब को पढ़ने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है वह यही कि यह किताब क्रांतिकारियों के पारिवारिक रिश्तों को सामने लाती है और उनके व्यक्तिगत जीवन को सामने लाती है। यह किताब बताती है कि एक क्रांतिकारी के माता पिता कैसा महसूस करते थे जब उन्हें पता चलता था कि उनका बेटा क्रांति के रास्ते पर निकल पड़ा है। अब शायद ही वो लौट कर आए। अब स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उसका एक खास चरित्र था। अब देखेंगे कि अधिकांश क्रांतिकारी कम उम्र के थे। इस किताब में भी जिन क्रांतिकारियों का जिक्र है वे भी लगभग 20 वर्ष की उम्र के आसपास के हैं। यही वो उम्र होता है जब यह तय होता है कि किसी व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कैरियर बनाने का समय होता है। यही कारण है कि इस उम्र के हर लड़के का पिता
कि यही इच्छा होती है कि उसका बेटा एक अच्छी सी नौकरी पा जाए, कुछ नहीं तो कम से कम किसी सरकारी कार्यालय में क्लर्क ही हो जाए। जाहिर सी बात है उस वक्त के पिता भी यही चाहते होंगे। जबकि इस उम्र का लड़का घोर आदर्शवादी होता है, क्रांति उसे आकर्षित करती है, नौकरी उसे बहुत छोटी चीज़ लगती है। वह उस व्यवस्था को समाप्त करने के सपने देखता है जो शोषण और असमानता पर आधारित होता है। इसके लिए वह अपने जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। फिर अंग्रेजी हुकूमत का दौर तो जुल्मतों का दौर था, शोषण का दौर था, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर शासन का दौर था। ऐसी स्थिति में पराधीन राष्ट्र के किसी युवा का क्रांतिकारी हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। यह किताब उसी समस्या को सामने लाती है। एक तरफ उनका घर परिवार था, उनके माता पिता थे, उनका प्रेम था, और दूसरी तरफ देश। वे दो राह पे खड़े थे। कहा जाता है कि सही और गलत में से एक को चुनना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही और सही के बीच किसी एक को चुनना। ऐसी ही स्थिति क्रांतिकारियों के सामने थे। यहाँ दोनों पक्ष सही थे, घर परिवार भी और देश भी। क्रांतिकारियों ने देश को चुना। कोई अपने पिता से पितृ ऋण से मुक्त करने की प्रार्थना कर, तो कोई अपनी प्रेमिका से अगले जन्म में मिलने का वादा करके आज़ादी के महासमर में खुद को झोंक दिया। ब्रिटिश पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों को जो यातनाएं दी जाती थी उसे पढ़कर मन व्यथित हो उठता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस किताब को पढ़ने के दौरान मुस्कुराने के मौके भी बहुत आते। तो ये था किताब 1931 देश या प्रेम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो द बुकवर्म 24 पेज को फॉलो कर लें।